नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा तो खैर समाचार चैनलों पर ईरान और इजराइल युद्ध है। पाकिस्तानी सेना का जनरल का अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ भोजन करने की वजहों पर है, या फिर अगर किसी के पास कुछ टाइम बच जा रहा है तो राजा रघुवंशी के हत्या की साजिशों पर है। लेकिन मेरा तो मानना है, मेरा कहना है कि आपके इस चैनल पर उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाई, बताई या सुनाई जाती है जो और चैनलों पर होती नहीं है या होने नहीं देती है। जैसे मैं जो विश्लेषण आज करने जा रहा हूं, मैं सर्तिना कह सकता हूं कि किसी भी चैनल ने इसको एड्रेस करना चाहा ही नहीं या उनको करने नहीं दिया गया है। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भारत का राजनीति में जो ना हो वही कम है, बाकी तो यहाँ सब कुछ हो ही जाता है। मेरा कहना है कि भारत में, चीन में अब एक कंपटीशन है। आज यह मुद्दा इसलिए उठा कि राहुल गांधी नेहरू प्लेस के कामगारों से आज मिले थे। नेहरू प्लेस लैपटॉप के लिए बड़ा मशहूर जगह है। एक बहुत बड़ा राष्ट्राध्यक्ष और एक बहुत बड़े कंपनी के मालिक ने कहा था कि अगर आपका बैग कहीं खो जाएगा तो वो हो सकता है वो कहीं और मिल जाए, लेकिन अगर आपका लैपटॉप खराब हो जाएगा तो वो नेहरू प्लेस में ही ठीक होगा। यह भारत के तकनीकी क्षमता को आसमान पर पहुंचाने जैसा बयान था। वही नेहरू प्लेस में आज राहुल गांधी गए थे। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, कभी रिक्शा वालों से मिलते हैं, कभी मछुआरों से मिलते हैं, कभी नेहरू प्लेस के कामगारों से मिलते हैं, और यह उनका राजनीतिक कर्तव्य है, उनको मिलते रहना चाहिए। आज मैं प्रेरणा देवी जी को साधु का इसमें कहीं कोई रोक टेक नहीं है कि राहुल गांधी क्यों मिले। वो भारत के नागरिक हैं, संसद सदस्य हैं, नेता विपक्ष है। राहुल गांधी ने एक बयान जारी किया कि भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पिछड़ गया है और सिर्फ असेंबल कर रहा है, असल प्रोडक्शन तो चीन कर रहा है, और यह सही भी है। इसमें कहीं कोई गलत बयानी राहुल गांधी ने नहीं किया। मैं वजहों पर चर्चा करूंगा। मेरा चर्चा होगा उन वजहों पर कि ऐसा राहुल गांधी क्यों कहे और इसका समाधान क्या है, इसकी शुरुआत कहां से हुई। मेरा स्लोगन है कि क्या नेता अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए, चुनावी लाभ के लिए देश को बेच सकते हैं, रसातल में पहुंचा सकते हैं? क्या नेताओं का यह मानना है कि अपना भला भला जगमा ही? तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर में हाँ है। मतलब यह सत्य है, भारत के राजनीतिक दल के लोगों का एकमात्र उद्देश्य भारत प्रथम की जगह अपना राजनीतिक हित है, और वो राजनीतिक हित के लिए भारत के हितों की अवहेलना कर सकते हैं, भारत का नुकसान भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं आगे आपको बताने वाला हूं। मित्रों, 90 के दशक तक भारत और चीन का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आगे कभी पीछे की स्पीड से चल रहा था। मतलब बराबर था, कभी कभी हम ऊपर, कभी कभी वो ऊपर। लेकिन 90 तक भारत ने प्रति व्यक्ति आय के मामला में चीन को हमेशा से पछाड़े रखा था। वो चाहे उसकी मैन्युफैक्चरिंग में कभी कोई बढ़ोतरी हो जाए, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामला में भारत 90 तक चीन से आगे था। चीन को इस बात की मलाल थी, वो अपना प्रयास कर रहा था। यह तब था जब चीन आर्थिक सुधार का कदम कई साल पहले ले लिया था। भारत में आर्थिक सुधारों के दौर शुरू हुआ पालुपति वेक्टर नरसिम्हा राव के वजह से। पीवी नरसिम्हा राव साहब ने इस चीज को समझा कि भाई, जब तक आर्थिक सुधार और औद्योगिक विकास के मार्ग को प्रशस्त नहीं किया जाएगा, भारत तेजी से विकास नहीं कर सकता है। और यह आप देख भी रहे हैं, पहले जो लोग, जैसे हमारे जैसे लोग हैं या प्रेमा दीदी जी हैं, और जो लोग 50-50 के आसपास के हैं, उन लोगों ने गाड़ियों का इतना खेप नहीं देखा था। या तो इन्वेस्टर लोगों के पास होता था, या महिंद्रा का जीप होता था, कोई आधुनिक आदमी था तो उसके पास फिएट होता था। मोटरसाइकिल में अगर आदमी साधारण पढ़ा लिखा कामकाजी है तो राजदूत पर चलता था,
पहाड़ी है तो ईएसडी पर चलता था, ठेकेदार पुलिस अफसर दरोगा है तो बुलेट पे चलता था। सुधार आया, दुनिया के लिए हमारा अर्थव्यवस्था का मुंह खोला गया। आज हमारे पास दुनिया की नामचीन कंपनियां हैं, हम उनके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हम उनसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। या अब होल ग्लोब एक सिंगल विंडो हो गया है। लेकिन मेरा जो मुद्दा है वो यह है कि आर्थिक सुधार के बाद भी चीन भारत को पछाड़ नहीं पाया। अब यह आशंका है कि भरोसा है वो मैं आप पर छोड़ रहा हूं। 90 के दशक में इस देश ने एक आग लगी, ये आग जलते हुए देखा। आज जो राहुल गांधी मैन्युफैक्चरिंग को पिछड़ना और असेंबली को बढ़ाने की जिम्मेवार वर्तमान सरकार को दे रहे हैं, उन्हीं के पूज्य पिताजी ने तत्कालिक आरक्षण के आग को भड़काया था और हर तरह का समर्थन दिया था। तब के मैगजीनों में वह फोटो आज भी है कि राहुल गांधी कैसे रात में चुपके चोर की तरह से गए और राजीव गोस्वामी और वो जो सफदरजंग, जो आजकल मेडिकल चौराहा खत्म हो गया, वहां मेडिकल चौराहा होता था, मैं भी उस तस्वीर में हूं, मैं वहां खड़ा था, इसलिए वो झुठलाया नहीं जा सकता है। वो किसी को भी गूगल पर मिल सकता है। जब राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी जी मिलने गए थे आंदोलनकारियों से, यह तब भी उनका राजनीतिक धर्म था, क्योंकि तब वो नेता विपक्ष थे, दूसरे की सरकार थी। इन स्थितियों को देखते हुए यह चर्चा है कि जो आरक्षण का आंदोलन किया गया, क्या वो चंद्रशेखर जी के डर से वीपी सिंह का वह केस था, क्योंकि भाई उनका सरकार जाने वाली थी, क्योंकि देवीलाल अपने जन्मदिन पे बहुत बड़ा रैली करने वाले थे और उनके खुफिया विभाग ने कहा कि इस रैली में कुछ घोषणा होगा, हो सकता है आपको अपदस्थ करने की बात हो और देवीलाल जी खुद प्रधानमंत्री बन जाए। हालांकि चंद्रशेखर जी शुरू पहले ही दिन से उनके प्रधानमंत्री बनने का विरोध कर रहे थे। यह शर्मनाक बात है कि चंद्रशेखर जी के राजनीतिक लड़ाई को कम करने के लिए, उनके राजनीतिक बढ़त को कम करने के लिए समाज को दो हिस्सा में बांटने का श्रेय वीपी सिंह को जाता है और वो बंद पड़ी फाइल मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू कर दिया और तब से देश में एक आरक्षण का आग लगा और पूरा देश दो ध्रुव में बढ़ गया। कहीं आग लग रही थी आरक्षण बचाओ और कहीं आग लग रही थी आरक्षण लगाओ। लगाओ और बचाओ की आग से पूरा देश जल रहा था। मैं तब दिल्ली में था और दिल्ली में पुलिस वाले अपना वर्दी उतार करके मोटरसाइकिलों पर चला करते थे। पुलिस जीप पर पुलिस डर के मारे नहीं चलती थी, क्योंकि जहां लोग पुलिस को देखते थे दौड़ा लेते थे। उस वक्त स्थिति बड़ी खराब थी कि कहीं कोई यह न जान जाए कि आप राकेश परमार हैं तो सामने की भीड़ आरक्षण भगाने वाली है कि बुलाने वाली है। अगर भगाने वाली है तब तो ठीक है, और अगर आरक्षण लगाने वाली है और परमार समझ के कर दे तो कहीं हमारे खात्मा न कर दिया जाए। यह इतनी बेहतर स्थिति हुई थी। लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यह जियो पॉलिटिक्स के वजह से हुआ। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था से चीन, जापान, अमेरिका सब परेशान थे, क्योंकि आपको पता होगा अमेरिका हमारे वैज्ञानिकों की पूरी खेप को हवाई जहाज दुर्घटना में मरवा दिया था, ताकि हमारा जो विज्ञान का विकास हो वो रुक जाए, अवरुद्ध हो जाए। तो किसी किसी का आशंका है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जियो पॉलिटिक्स के उस मजबूरी ने, उस घातक चाल ने तब मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू करने पर रास्ता दिया और उनको बताया कि भाई आपकी कुर्सी भी बच जाएगी और देश का अर्थव्यवस्था और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि देश आरक्षण बचाओ और आरक्षण भगाओ के आग में जलेगी और तब तक 2, 4, 5 साल हम अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ा लेंगे। मेरा कहना है कि आप आरक्षण की आग में देश को झोंक करके मैन्युफैक्चरिंग में चीन के मुकाबले अब आप हमको कितना नीचे पहुंचा दिए हैं कि राहुल गांधी को यह कहना पड़ रहा है कि हम अब सिर्फ असेंबल कर रहे हैं, और यह बात सही भी है, क्योंकि जब चीन को खुली छूट मिली, मुकाबले में कोई नहीं था। आज चीन मैन्युफैक्चरिंग में कहीं कहीं कभी कभी अमेरिका को भी पछाड़ दिया है। अमेरिका के घरों में चाइनीज सामान है, क्योंकि वो सस्ता है और सुलभ है, और अमेरिका का सामान महंगा है और अनटचेबल है। भारत में भी वही हाल है।
भारत में भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो कंपनियां हैं, हालांकि आज की वर्तमान सरकार ने छोटे उद्योगों के लिए बहुत ज्यादा सुविधाएं दिया है। मुद्रा लोन से लेकर के कई तरह की लोन दिया है और हर तरह के उद्योग को सहारा दिया है। आप 5 लाख का लोन लीजिए, 50,000 का लीजिए या 5 अरब का लीजिए, बैंक अब आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर रही है। हालांकि मैं इस बात पर कई बार विरोध दर्ज करा दिया हूं कि इस तरह की खुली बिना जमानती लोन देने से कई लोग लोन लौटा नहीं रहे हैं। हालांकि मेरी एक बात एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री से हुई थी, वो बैंक के पुराने कर्मचारी भी थे। उन्होंने कहा कि देखो राकेश, हर आदमी बेईमान नहीं होता। जो छोटे लोन बिना गारंटी के दिए गए हैं उसमें से 90% से ज्यादा लोन वापस आए हैं। मतलब बेईमान हमारा छोटा वर्ग नहीं है और यह ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि छोटे छोटे कंपोनेंट यही सब लोग बना रहे हैं, छोटी छोटी चीजें यही बना रही है। बड़े बड़े मोटर पार्ट्स की मोटर जैसे मारुति कार बनती है, उसका एक कपलिंग बनता है। एक करिश्मा कपूर का पति जो था, जो अभी संजय कपूर जिसका अनफॉर्चुनेट डेथ हो गया, वो सिर्फ सोना स्टीयरिंग नाम से स्टीयरिंग और कपलिंग बनाता था। 30,000 करोड़ का मालिक है, उसके टर्नओवर 30,000 करोड़ का है, सिर्फ एक छोटा पार्ट बनाकर। तो बड़ी कंपनियों का भी योगदान में छोटे छोटे उद्योग लगते हैं और वो बड़ा जरूरी भी होता है। वर्तमान सरकार ने जो सुविधा दिया है उससे यह उद्योग बढ़ा हुआ है। आज हम छोटे चीज से लेकर के और अच्छा चीज, तो मतलब आज हम अपने बनाए हुए तेजस विमान दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की खरीदार कई लोग मिल गए हैं और भारत पाकिस्तान के बीच झड़प में जो हमारी तकनीकी दक्षता ने दुनिया को चकित कर दिया है, उससे मेरा तकनीक का भी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। उसका एक उदाहरण आपको बताऊं कि ईरान और इजराइल दोनों देशों को एक सीध में खड़ा कर दी जाएगी। एक लाइन, मतलब जितना उसका पूरा बाउंड्री है उसको एक लंबी लाइन में खींच दिया जाएगा। उससे ज्यादा भारत और पाकिस्तान की सीमा है और तुर्की का और ईरानी और दुनिया का ड्रोन और मिसाइल भारत के पावन पवित्र भूमि को छू नहीं पाई, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम हमारा इतना मजबूत है, इतना तगड़ा था कि उससे मुकाबला किसी भी बाहरी मिसाइलों का हुआ और वो वहीं पर जल करके नष्ट हो गया। जबकि उसी इजराइल की अपनी एयर डिफेंस सिस्टम कारगर साबित नहीं होगी 100%, लेकिन उसके साथ हमारे तकनीशियनों का ज्ञान लगा, हमारे वैज्ञानिकों का भी ज्ञान लगा और हमारे इंजीनियरों का इंजीनियरिंग लगी। और स्थिति यह है कि हम 100% उसी के दिए सिस्टम को 100% एक्यूरेट कर लिए हैं, जबकि वो नहीं कर सके। क्योंकि आप मिसाइल बना सकते हैं, तकनीकी दक्षता वाला इंसान तो नहीं न बना सकते, क्योंकि वो तो ये पावन पवित्र ऋषि मुनियों की रामकृष्ण की धरती से ही होगा। वो कहां से आप ले पाएंगे? वो है हमारे पास। तो मित्रों, इस उदाहरण के बाद क्या अब अगला उदाहरण सीधे देश में आग लगाना होगा? देश को कुनवा में बांटने का साजिश है। जब यह देश एक कुनवे में बटा था, अंग्रेज एक राजा के पास जाते थे और दूसरे राजा को सहारा दे करके उसका आपस में लड़ाई करवा देते थे और उसे गुलाम बना लेते थे। इसी छोटे छोटे कबीला में बटा हुआ हमारा देश महाशक्ति नहीं बन पाया, क्योंकि उसको अलग अलग कबीले में बांटने की वजह से अंग्रेजों को उस पर कब्जा करने में आसानी हुई। जबकि उसके विरुद्ध आज सरदार पटेल के प्रयास से हम एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में है, एक बड़ा समृद्ध और बहुत बृहद देश है। तो इस देश को वापस उसी स्थिति में पहुंचाने के लिए कोई जियो पॉलिटिक्स का साजिश करता इस देश में लग गया है, इस देश के विरुद्ध लग गया है। क्योंकि आखिर अचानक बिना किसी डिमांड के, बिना किसी बड़े आंदोलन के, बिना किसी बड़ी मांग के देश के प्रधानमंत्री को जातिगत जनगणना करने की क्यों सोची? जबकि राहुल गांधी ने सबसे पहले बार जातिगत जनगणना की मांग किया था, उसके पहले लालू प्रसाद ने किया था। तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह देश को तोड़ने का साजिश है, यह हम नहीं मानेंगे। उसके विरुद्ध क्या हुआ कि लालू प्रसाद का परिवार जब नीतीश कुमार के साथ सहयोग में सरकार चला रहा था, तो उसने दबाव बना करके वहां पर जातीय सर्वेक्षण कराया, क्योंकि जनगणना केंद्र का मामला है, राज्य सरकार जनगणना कर ही नहीं सकती। लेकिन उन्होंने सर्वेक्षण के नाम पर गणना किया और एक अनुमानित फिगर देश को दिया कि ये जाति के लोग इतना इतना है। तो
क्या यह देश अब वापस कबीला के रूप में बंटने की साजिश का शिकार हो गया है? क्योंकि अचानक नरेंद्र मोदी यह बात कैसे मान गए? और विपक्ष को यह मुद्दा कहां से आया? विपक्ष ने यह मुद्दा क्यों नहीं उठाया कि सभी लोगों के विकास का सर्वांगीण कार्यक्रम किया जाए? क्योंकि जो सड़कें बन रही है, नेशनल एक्सप्रेसवे बन रहा है, हाईवे बन रहा है, इस पर जात पूछ करके तो गाड़ी दौड़ाने की परमिशन नहीं है। जिसके पास गाड़ी है वही दौड़ा रहा है, जिसके पास पैदल चलने की क्षमता वो पैदल चल रहा है। हाईवे सबके लिए है। जो बड़े बड़े अस्पताल बने हुए आज, पहले सिर्फ एक दिल्ली में एम्स था, अब देश के कई कोनों में एम्स है, उसमें जात पूछ करके तो इलाज हो नहीं रहा है। आज हम मोबाइल पर बात कर रहे हैं और आप लोग जो सुन रहे हैं उसमें कोई जात पूछ करके तो है नहीं कि मैं ठाकुर राकेश सिंह परमार हूं और प्रेम यदि ब्राह्मण है तो मेरा कोई और आदमी इस वीडियो को मत देख लेना, यह तो आह्वान है नहीं। तो फिर ये जात गिनने के साथ ही विकास होगा, या मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि जाति का विकास जाति गिनने से ही कैसे होगा, सभी का विकास के साथ उसका विकास क्यों नहीं होगा? तो मैं आपके सामने एक अपनी आशंका रख देता हूं। इसका सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर सबूत होता तो मैं केस नहीं कर देता। तो सबूत आप ढूंढिए। मैं आशंका आपके सामने रख रहा हूं कि आखिर जिस आदमी को पहली बार यह दिमाग में आया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, देश को जातीय जहर के बीच जातीय विद्वेष में बांट करके पूरे देश को एक अलग खंड खंड और कबीले में बांट देना चाहिए, यह पहली बार किसी के दिमाग में आया। उसका वजह क्या था, कौन प्रोत्साहित किया था? और बिना किसी बहुत बड़े डिमांड के, जब भारत और पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पर था, दोनों तरफ से मिसाइलें अटैक कर रही थी और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम उनको बर्बाद कर रहा था, उसमें नरेंद्र मोदी को देश को बर्बाद करने का यह निर्णय लेने की मजबूरी क्यों पड़ी? यह एक चिंता का विषय है, क्योंकि इससे बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं। देश में कई जगह मांग हो रहा है कि भाई विजय माल्या पैसा लेकर भाग जाओ, उसको वापस लेके आओ। अडानी अंबानी को पूरा देश का ठेका दिया जा रहा है, उसके ऊपर जरा संशोधन करके आओ। 80 से 85 करोड़ लोगों को अपाहिज बनाने का साजिश, मुफ्त में राशन दे करके जो ये देश कर रहा है, उसके विषय में कुछ बताओ। जिन लोगों को जरूरत नहीं है उन लोगों को भी अनुकंपा वोट खरीदने के लिए दिया जा रहा है, इस पर कोई बात लाओ। इतनी बड़ी बड़ी डिमांड की जगह एक छोटी मांग सिर्फ लालू जी का परिवार किया था और राहुल गांधी किए थे। इस दो आदमी की बात सुनकर के आप जाति आधारित जनगणना करने का बात नहीं माने, अब बल्कि नोटिफिकेशन जारी हो गया और 27 तक का डेडलाइन भी दे दिया गया। तो इसका वजह क्या है? क्या कोई बड़ी साजिश इस देश के प्रति हो रही है, जिसमें पक्ष विपक्ष और निष्पक्ष तीनों आया हुआ है, या अनुकंपा तीनों को प्राप्त है? यह विचार करने वाली बात है, क्योंकि अगर नेताओं को देश की चिंता होती तो वो देश के मुद्दे उठाते, आपस में लड़वाने मड़वाने के मुद्दा नहीं उठाते। लेकिन मेरा तो यह मानना है कि मैं उन्हीं विषयों पर विश्लेषण करता हूँ जो किसी चैनल पर होता नहीं या होने नहीं दिया जाता है, और जिससे सिर्फ देश का हित हो, किसी व्यक्ति विशेष का हित नहीं हो। हमारा देश ना टूटे, हमारा देश ना बटे, इन्हीं उम्मीद के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, और भारत माता की जय, और भारत के भाईचारा की जय।